हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइव में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक नया बुक आया है एडुटेरिया का, जो कि आपका 68 बीपीएससी प्री एग्ज़ाम्स के लिए आया है एडुटेरिया का। इसमें जो है टोटल 11 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये प्रैक्टिस सेट जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो 11 प्रैक्टिस सेट जो है इसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका प्रैक्टिस सेट आप लोगों को डेली चाहिए, तो इसे हम डेली कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। थोड़ा सा पीडीएफ का क्वालिटी आप लोगों को इसमें डाउन मिलेगा, बस नेक्स्ट वीडियो से वैसा नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा क्वालिटी आप लोगों को प्रोवाइड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले प्रैक्टिस सेट की ओर। रहा पीडीएफ, तो पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट बना के आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी? तो हथुआ, पंडौल, बेतिया, दरभंगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो विद्रोह में विद्रोहियों के खिलाफ जो ये सभी क्षेत्र के जमींदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी, जो बिहार में इस विद्रोह की असफलता का महत्वपूर्ण कारण बन गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीय के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी है? तो लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर होगा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीय के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, तारीख-ए शेरशाही पुस्तक के लेखक हैं? तो तारीख-ए शेरशाही पुस्तक के लेखक अब्बास खां शेरखानी हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, अब्बास खां शेरखानी। देखिए, तारीख-ए शेरशाही मध्यकालीन भारत की ऐतिहासिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसकी रचना अब्बास खां शेरवानी के द्वारा किया गया था और इस ग्रंथ में 1588 के बाद लिखी गई, जो शेरशाह के जीवन व प्रशासन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? अब्बास खां शेरखानी। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी को विदिशा स्थानांतरित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश का स्थापना करता है और शुंग शासक ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया था। कहाँ पे? विदिशा में। बिहार में नोनिया विद्रोह, जो कि 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देखिए क्या क्या है, सारण, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार। आंसर आपका ई हो जाएगा। नोनिया एक सामाजिक जाति विशेष के लोग थे, ठीक है, जो मुख्यतः सोना बनाने का काम करते थे और उन्होंने ये सभी जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। सारण, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार, ये सभी जगहों पर जो है उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी? तो नस्क पे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। मुगल काल में खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की व्यवस्था नस्क कहलाती थी। नस्क प्रथा कश्मीर में कनकूत प्रथा के एक विकल्प थी। जो कश्मीर में इस प्रथा को गल्ला ए वक्स, क्या कहा जाता था? कश्मीर में गल्ला ए बक्स के नाम से जाना जाता था और गुजरात में इसे नक्श ए जूज अथवा आंशिक नस्क कहा जाता था। तो अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नाम से भी जानते थे। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया 1580 ईस्वी में। अकबर के समय में सन 1575 से लेकर 1576 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य के अधीन लाया जा सका था। फिर 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया और मानसिंह आगे चलकर बिहार के सूबेदार जो हैं वो नियुक्त हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। किनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक अधिक। क्योंकि देखिए 1912 में जब कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया तो वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग अपने काफिले के साथ कोलकाता से दिल्ली आए। रासबिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल के नेतृत्व में क्रांतिकारी ने वर्ष 1912 में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या कर असफल प्रयास किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिंच था। 1912, अगर हम बात करें कि अंग्रेज व्यापारी एवं यात्री रॉल्फ फिंच ने 1580 के दशक में अकबर के समय व्यापारिक संभावनाओं का पता लगाने के लिए बिहार के क्षेत्रों का दौरा किया था और ऐसा करने वाला वह पहला अंग्रेज था, रॉल्फ फिंच। तो आंसर आपका कौन हो गया? सी आंसर करेक्ट हो गया। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, प्रथम होता है 1191 में। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई और ये जो है युद्ध भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। शेरशाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम था। तो चांदी और सिक्के का क्रमशः नाम था रुपया एवं दाम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन का चलाया था। रुपया एवं दाम की विनिमय जो थी वो 1:64 का अनुपात था और दिनार सोने के सिक्के का मध्यकाल में प्रचलित नाम था, दिनार। 12 नंबर देखना है यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है। तो सबसे पहले हम मैच कर लेते हैं, फिर ऑप्शन को देखेंगे। बाबर की बात करें तो बाबर जो था वो काबुल का, अकबर सिकंदराबाद, उसके बाद हो जाएगा जहांगीर की बात करें तो लाहौर और शाहजहां का कहाँ था? आगरा। तो चलिए सभी को मिलान कर लेते हैं। 1 का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 और डी का 2। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सी में ऐसा आंसर दिख रहा है आपको, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहाबी आंदोलन का उद्देश्य था। बहाबी आंदोलन का उद्देश्य बात करें तो मूलतः भारतीय मुसलमानों में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से रायबरेली वर्तमान उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेली द्वारा आरंभ किया गया था। बाद में जो है ये सभी उपदेश सामाजिक सुधार हो, धार्मिक सुधार हो, मुसलमान पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का विरोध हो और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हो, ये सभी उद्देश्यों से बहावी आंदोलन जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद सिर्रे अकबर कहलाता है, सिर्रे अकबर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में डैश नदी के किनारे डैश वृक्ष के नीचे हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे होती है और निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 16 नंबर। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? पहला कथन है कि वो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। क्या ये कथन आपका सत्य है? तो अगर हम बात करें तो इसमें से ये कथन जो हो जाएगा सही, बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में वो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, बिल्कुल करेक्ट कथन है आपका। उसने दीवान खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमान, अनाथ, स्त्री और विधवाओं की आर्थिक सहायता करता था, ये भी सही है। वो हक ए सर्वनाम एक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है। आंसर आपका ई हो जाएगा। सभी कथन सभी कथन फिरोज शाह तुगलक के बारे में करेक्ट है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में सारा कथन आपका सत्य है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है वो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। खालसा भूमि अर्थात राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राजा का स्थापना करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लिंग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में ये बात किसने कही थी? तो दोस्तों वर्ष 1946 में ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कहना था कि मुस्लिम लीग द्वारा तुष्टीकरण नीति के विरुद्ध में सरदार पटेल ने 1946 में कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम
बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लोगों के नेताओं के हिंसक व अशुभ आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। ठीक है, आंसर इसका सी करेक्ट हो गया। मगध के कण्व वंश का संस्थापक था, तो मगध में कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे, ऑप्शन नंबर डी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके सचिव वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना 75 ईस्वी पूर्व में की थी। किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो विलियम एडम्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में विलियम एडम्स ने की थी, विलियम एडम्स ने की थी। 21 नंबर प्रश्न है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। सुलह अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता से था। उसे सुलह ए कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है, सुलह ए कुल को। ठीक है, तो ये अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग को अब अव्यवस्था के नाम पर अपने प्रदेश में मिला लिया था, तो आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था, तो देव समाज का संस्थापक जो था वो शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी, 1887 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था, और इस अधिनियम को पास करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान था, ये भी याद रखिएगा। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, लॉर्ड कर्नवालिस बात करें तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये आपका सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली लॉर्ड डलहौजी का था सहायक संधि, ये आपका सुमेलित नहीं है। कह रहा है सही सुमेलित, तो सही सुमेलित तो आपका लॉर्ड कर्नवालिस सही सुमेलित था। लॉर्ड वेलेजली का हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली का ये नहीं होगा। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जो हो जाएगा ये था लॉर्ड लॉरेंस का। किसका था? लॉर्ड लॉरेंस का था, याद रखिएगा, लॉरेंस का था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता लॉर्ड डलहौजी का सहायक संधि नहीं था, ये लॉर्ड वेलेजली का था सहायक संधि। और लॉर्ड लिटन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी नहीं है। लॉर्ड लिटन का नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन का था, तो आंसर आपका केवल एक ही सही होगा। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, एक ही मात्र सही है। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और उनके साथ थे मदन मोहन मालवीय। ये 3 व्यक्ति थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, आंसर आपका डी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। गांधी जी अकेले कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और शासन ने सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय को व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनोनीत किया गया था। 1904 ईस्वी में क्रांतिकारी की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। स्वामी अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 में की थी। वीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला नामक संस्था का स्थापना 1899 में किया। मित्र मेला कहाँ पे? नासिक में, जो कि एक गुप्त सभा अभिनव भारत के रूप में परिणित हो गया था। अभिनव भारत के रूप में वही जो मेला था आपका मित्र मेला। 28 नंबर देखिएगा, अगस्त सन 1927 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज से जुड़े थे और उन्होंने हिंदू महासभा की उत्पत्ति में काफ़ी योगदान दिया। अगस्त सन 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे,
तो थे आचार्य जेवी कृपलानी। 14 जून 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जेवी कृपलानी ने की थी। बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बात करें अगर हम 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगभंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ होता है तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का कारण अवश्य बताया, परंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था और उस समय बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। उन लोगों में प्रबल राजनीतिक जागृति थी जिसे कुचलने के लिए कर्जन ने बंगाल को बांटना चाहा था। आंसर आपका सी करेक्ट हो गया। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। ये सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आते हैं, फिर यहाँ पे जो है ये आंदोलन होता है। बात करें ये नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस एक नए संस्था ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दी डेक्कन एसोसिएशन। दी डेक्कन एसोसिएशन ने 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मांटेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कांग्रेसी नेता द्वारा जब मांटेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर एक अलग इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक दल बनाया और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? लॉर्ड रिपन जो था, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला कानून कहकर काफी आलोचना की और इसको 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने निरस्त घोषित कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाइसराय लीटन के साथ 1878 में लाया गया था, याद रखिएगा। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को संबंधीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर संयंत्र में, ऑप्शन नंबर बी। लाहौर संयंत्र 1929 के कांग्रेस के लाहौर सत्र में कार्यकारी कमेटी को संबंधीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, है ना। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, वर्ष 1907 में भिखाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी ने कहाँ ध्वज फहराया था? स्टुटगार्ड में। कहाँ पे? स्टुटगार्ड में। भारत के बात करें कि मैडम भिखाजी कामा दादा भाई नेरोजी और श्याम कृष्ण वर्मा से अत्यधिक प्रभावित हुए जब 1907 में उन्होंने स्टुटगार्ड में सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया तथा स्वतंत्र भारत का ध्वज को फहराया। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना की और इस मदरसे में फारसी, अरबी, मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 ईस्वी में और इन्होंने इसकी स्थापना जो है वो 3 वर्ष के बाद 1908 में रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से स्थापना की थी। ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी और उन्होंने इसकी स्थापना 3 वर्ष बाद 1908 में रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू करने वाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 ईस्वी में शुरू किया था और यह एक बंगला साप्ताहिक था। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन नंबर सी। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में की गई थी जिसे जापान एवं जर्मनी ने तुरंत मान्यता दी थी। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा ने नए प्रांत का निर्माण हुआ,
का नेतृत्व किया? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए, बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ और विधिवत बिहार प्रांत का गठन 1912 में हुआ था। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल अनागार, पुरोहित की मूर्ति, कांस्य मूर्ति, ये सभी भी मिली है। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संगम साहित्य तमिल से संबंधित है। तमिल कवियों का यहाँ पे जो है वो बैठक होती थी, उसे क्या कहते थे? संगम साहित्य कहते थे। ठीक है, और ये जो है क्यों कहा जाता था? तो तमिल के प्राचीनतम रचनाओं का ये संगम होता था। यहाँ पे जो उनकी रचना होती थी उसका मिलन यहाँ पे होता था। निम्नलिखित में से कौन भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे पहले याद कीजिए कि कौन कौन आया था। पहले हिंद यवन आया था, फिर शक आता है, फिर हिंदू पार्थियन आता है, फिर कुषाण आता है, और ये सभी मौर्य के बाद अनेक विदेशी शासक भारत आए थे, जिसमें ये सभी था। ठीक है, मौर्य के बाद। तो ऑप्शन सी देखिए करेक्ट है, हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। कांजीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो कांजीपुरम राजधानी थी पल्लव की। किसकी? पल्लव की राजधानी कांजीपुरम थी। पल्लव का राज्य कांजीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था और पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे 555 ईस्वी में। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट होगा। मोरक्को अरब यात्री इब्न बतूता मध्य एशिया मार्ग से 1333 ईस्वी में सिंध भारत आया था और उस समय सल्तनत वंश का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन जो होता है पीयूष ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि से, और ये जो है प्रसव एवं दुग्ध स्राव में सहायता करता है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रा में अलोंगिंग जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिका का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। सेमेटोट्रैफिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथ के द्वारा स्रावित होता है और बच्चों में सामान्य शारीरिक विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है। वैसोप्रोसिन का कार्य है, तो वैसोप्रोसिन का क्या कार्य होगा? इसका कार्य है, देखिए ऑप्शन आपका आंसर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि वैसोप्रोसिन को जो है यह एक एंटीबायोटिक हार्मोन भी इसे कहा जाता है और इसमें गुर्दे के द्वारा आवश्यक तरल पदार्थ बनाने तथा वाहिकाओं में, अगर हम बात करें तो वाहिकाओं में, गुर्दों में, सभी में जो है ये सभी को मदद करता है। इसीलिए आपका आंसर जो है वो ई करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट उपापचयों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट उपापचयों को नियंत्रित इंसुलिन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इंसुलिन द्वारा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो करमनासा, गंडक, घाघरा, सरयू, ये सभी नदियां जो है उत्तर प्रदेश के बाद सीमा रेखा बनाती हुई प्रभावित होती है और ये नदी सभी जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थलरूढ़ है? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। इनमें से इथोपिया जो है ये लैंडलॉक देश है, लैंडलॉक कंट्री है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी हो जाएगा बुखारेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होगा और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक जिले हैं सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सभी जो है उत्तर पश्चिम में है। रेगूर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार है किस मिट्टी का? रेगूर या काली मिट्टी का।
ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। मलक्का जल संधि मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप को जोड़ता है। ये अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर में जाने का प्रमुख मार्ग है। निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश है? तो माली जो है वो स्थलरुद्ध देश है। माली एक स्थलरुद्ध देश है अफ्रीका महाद्वीप में। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो वो असम के साथ। ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें भारत में और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लगती है, जिसमें असम 267, अरुणाचल प्रदेश 217, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर सीमा लगाती है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 60 नंबर। विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? विनिपेग को। विनिपेग को विश्व का गेहूं मंडी कहा जाता है। ठीक है, विनिपेग कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो ये कहवा के लिए उपयुक्त है। कहवा ब्राजील में पाए जाने वाली टेरा रोसा मिट्टी कहवा के लिए उपयुक्त है। ब्राजील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राजील में कॉफी बागानों को फजेंडा कहा जाता है। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? तो फ्रांस के, अगर हम बात करें फ्रांस के स्विट्जरलैंड तक आल्प्स पर्वत का विस्तार क्षेत्र है और ये यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है। तो इसमें आंसर आपका ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? याकूत जो है ये रूस की प्रमुख जनजाति है। याकूत रूस यानी दक्षिण साइबेरिया की प्रमुख जनजाति है जो पशुचारण शिल्प व्यापार में लगे हुए हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं? तो राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 219 के तहत भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बात करें अगर हम आर्टिकल नंबर 71 का, तो इसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों का निपटारा करता है और इसका अंतिम फैसला होता है। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। डीपीएसपी यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। निम्न में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? तो शक्तियों का परिसीमन, उसके बाद सीमित सरकार का स्वतंत्रता, सीमित सरकार की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार एवं विधि के समक्ष समता, विधि के शासन, ये सभी प्रमुख लक्षण है। इसीलिए आपका कथन जो होगा सभी सही होगा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। कैसे अधिकार है? तो ये एक संवैधानिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 के द्वारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं 69 नंबर प्रश्न। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है किसके पास? सांसद के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 138 में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार सांसद के पास है। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? कैबिनेट सचिव। ऑप्शन नंबर डी। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं और कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? तो ये हो जाएगा आपका देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए। ऑप्शन नंबर सी। देश की रक्षा करना और आह्वान करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कहा जाता है और भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। निषेध या रिट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।
तो ऑप्शन दिया है इसमें, एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृत न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निषेध या रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके समक्ष लंबित मामलों में उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। आगे देखते हैं 73 नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के पद को अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है क्या? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन डी। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि, तो भारत का क्योंकि वो वंशानुगत तत्व नहीं है इसीलिए। ऑप्शन नंबर डी, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। इसका मतलब राज्य के प्रमुख का चुनाव किया जाता है और एक गणतंत्र एक संप्रभु राज्य या देश है जिसमें सत्ता राज्य के निर्वाचित प्रमुखों में रहती है, न कि वंशानुगत प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है 75 नंबर, विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं के लिए एक समान टैरिफ। सॉरी गलत है, ये आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव। देखिए, विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए आपका आंसर ए होगा। बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई? तो 2006 से 7 में बिहार के परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत 2006-7 से की गई है। IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो IMF का मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य कार्य है सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी, IMF का मुख्य कार्य सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना। IMF का स्थापना होता है 1944 ईस्वी में और इसका मुख्यालय जो कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हॉट मनी शब्द का प्रयोग विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है क्या? तो सामान्य रूप से 1 वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है, ए। देश की भुगतान संतुलन व्यवस्थित रिकॉर्ड क्या होगा कि किसी देश के भुगतानों का संतुलन किसी विशेष अवधि में किसी देश और शेष विश्व के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है? निजी प्रेषण जो है पूंजी खाता नहीं है, निजी प्रेषण चालू खाते का हिस्सा है। भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपयों का आदान प्रदान किया जा सकता है। पूंजी खाता परिवर्तनीय से तात्पर्य उस सीमा से है जिसमें रुपयों को पूंजीगत लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद। आंसर आपका सी करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं 82 नंबर, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है? तो RBI करता है। विदेशी मुद्रा का रखरखाव RBI करता है। RBI का स्थापना 1835 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला देखते हैं, एड वेलोरम कर आधारित है। एड वेलोरम कर जो है ये आधारित है वस्तु का मौद्रिक मूल्य पर, वस्तु के मौद्रिक मूल्य पर। ऑप्शन नंबर सी। ये जो है एड वेलोरम तात्पर्य है उत्पाद के मौद्रिक मूल्य पर लगाए गए शुल्क से, यानी टैक्स से। नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के संवर्धन के उद्देश्य से की गई थी। आंसर आपको क्या चुनना है? सही उत्तर चुनना है। तो आपका आंसर जो है वो एक सही हो जाएगा। नाबार्ड के पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था, ये कथन भी सही है। नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों प्रदान करता है, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि नाबार्ड जो है वो प्रत्यक्ष वित्त प्रदान नहीं करता है। नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आंसर आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एक और 2, आंसर ए।
भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है कौन? तो इसे विनियमित करने का अधिकार है भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, ऑप्शन नंबर बी। CCI को गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहारों जैसे कि उत्पादों के बीच कार्टेलाइजेशन को रोकने के लिए शक्ति दी गई है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को जनवरी 2003 में लागू किया गया था। अगला देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें से सही नहीं है वो देखना है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। ये कथन जो है वो आपका असत्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है। ये भी कथन असत्य है। MSP के स्तर पर नीति आयोग का अंतिम निर्णय होता है। ये भी गलत है। आपका तीनों कथन गलत है। MSP को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तय किया जाता है, इसलिए आपका सभी कथन जो है वो असत्य है। हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया? तो 17वां भारतीय प्रवासी दिवस जो है ये इंदौर में आयोजित किया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। नवंबर 2022 में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। आगे देखते हैं 89 नंबर प्रश्न। भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का विषय क्या है? एक सुरक्षित SCO के लिए, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत ने संघाई सहयोग संगठन को आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च किया है क्योंकि 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपना भारत करेगा और SCO शिखर सम्मेलन 2023 का विषय है एक सुरक्षित SCO के लिए। 29वां APEC यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? थाईलैंड में। APEC जो है 29वें नंबर का थाईलैंड में संपन्न हुआ। थाईलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो चीन के साथ किया है। चीन के साथ बात करें अगर, कतर एनर्जी ने चीन के साथ 27 साल के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते की घोषणा की है और ये जो है अब तक का सबसे लंबा गैस समझौता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने अस्ताना ओपन का फाइनल खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करें, नोवाक जोकोविच ने अस्ताना में ATP फाइनल में स्टेफानोस सितसिपास पर सीधे सेटों में जीत के साथ अपने कैरियर में 90 नंबर का 2022 का चौथा खिताब जीता है। फाइनल में बहरीन के हबीब सबा को हराकर भारत से कौन सा नया विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियन बना? तो ये हो जाएगा प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, एस श्रीकृष्ण। भारत के एस श्रीकृष्ण ने नए विश्व रिकॉर्ड में 6 रेड स्नूकर चैंपियन बने हैं जब उन्होंने फाइनल में बहरीन के हबीब सबा को हराया। हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो असोला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य 8 तेंदुओं के मौजूदगी की पुष्टि करता है जो कि दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के दक्षिणी भाग में 32.71 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। 95 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस संस्था द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? तो किस संस्था द्वारा? तो WWF के द्वारा। WWF द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। WWF का स्थापना होता है 29 अप्रैल 1961 को और इसका पूर्ववर्ती संगठन कंजर्वेशन फाउंडेशन था। इसका मूल नाम विश्व वन्यजीव कोष था। WWF का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है? एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है, ऑप्शन नंबर ए। वायु अमृत जो है एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरा और तीसरे स्थान पे दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा तमिलनाडु का है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग
के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? डॉक्टर केपी अश्वनी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर केपी अश्वनी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय एशियाई महिला बनी है। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। देश का पहला वर्चुअल स्कूल जो है वो नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। 100 नंबर प्रश्न है कि किस संस्थान ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल शुरू किया है? तो शुरू किया है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में इंजीनियरिंग विज्ञान प्रौद्योगिकी में महिलाएं नामक एक पहल शुरू की है। हाल ही में खबरों में रहा मुईफा क्या है? तो मुईफा एक आंधी का नाम है। आंधी मुईफा ताइवान के पास इशिगाकी द्वीप, कहाँ पे? इशिगाकी द्वीप पर टकराया और तूफान ने जापान के दक्षिणी द्वीपों और चीन को भी प्रभावित किया। 102 देखिएगा, सितंबर 2022 में किस नौसेना को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? आईएनएस अजय को। ऑप्शन नंबर बी। आईएनएस अजय को भारतीय वायुसेना जहाज अजय को हाल ही में राष्ट्र के लिए 32 वर्ष की विशिष्ट सेवा के बाद जो है इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है और डीकमीशन समारोह में मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था इसे। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्वनी वैष्णव को। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने डॉक्टर मनोज चौधरी को गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहला कुलपति नियुक्त किया। दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल किस देश में स्थित है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये स्थित है भारत में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कृष्णा ववीलाला को। ऑप्शन नंबर बी। कृष्णा ववीलाला को दिसंबर 2022 में अमेरिका के प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं 106 नंबर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? अचत शरद कमल को। ऑप्शन नंबर बी। स्टार टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया अचत शरद कमल को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश को मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मालदीव के साथ। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 108 नंबर देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया। यह कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में, और ये जो है संत रामानुजाचार्य की स्मृति है। किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान के लिए एआई आधारित एल्गोरिथम तैयार किया है? तो ये एल्गोरिथम भारत ने तैयार किया है। भारत ने, देखिए बात करें अगर हम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविद ने विट्स पिलानी के खगोलविद के साथ मिलकर उच्च संभावना वाले संभावित रहने योग्य एक ग्रह की पहचान करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिथम तैयार किया है। बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में कराई जा रही है? 2 चरणों में जातीय गणना कराई जा रही है। 7 जनवरी 2023 को जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये गणना 2 चरणों में संपन्न होगी। तो डेट भी याद रखिएगा कब से शुरू हुआ है, 7 जनवरी 2023 से। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की। किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये गुजरात में खोला जाएगा। प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो ये बिहार के द्वारा अभियान शुरू किया गया था। प्यार का पौधा अभियान बिहार राज्य द्वारा शुरू किया गया। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार का पौधा अभियान चलाया गया। इसके तहत वृक्षारोपण को जो है बढ़ाने में, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा।
जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया? तो पहला मेट्रो शहर कोलकाता बन गया है, जैव विविधता को विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? कैमूर में। दूसरा टाइगर रिजर्व जो है ये कैमूर में स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 नंबर प्रश्न है कि फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो फिलीपींस में आयोजित एशिया बैडमिंटन चैंपियंस 2022 में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता पीके शाही हैं। पीके शाही ये 13 जनवरी को नियुक्त हुए हैं। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023 से बिहार में 1 अप्रैल 2023 से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप जो है ये लागू होगा। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने पदक जीते? 2 पदक बिहार ने जीता है। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने 2 पदक जीते हैं। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में ग्रामीण सड़कों की लंबाई की अगर हम बात करें 1,02,306 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर है? नालंदा जो है प्याज के उत्पादन में शीर्ष पर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आलू के उत्पादन राज्य में वर्ष 2020-21 में प्रमुख 3 जिले कौन है? पटना, नालंदा और समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर ये तीनों जो है आलू के उत्पादन में शीर्ष पे हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन जिला शीर्ष पर है? आम के लिए दरभंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो 2025 तक। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु 2016 के उद्देश्य से 2025 तक पूंजीगत वस्त्रों के उत्पादन को दोगुना करना है ना, वस्त्रों को उत्पादन को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 9.2% है भारत की जीडीपी पर अग्रमी अनुसार। उसके बाद है एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है। सिंगापुर है। सिंगापुर एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में सिंगापुर निवेश करने वाला देश बना हुआ है, जबकि यूएस दूसरे स्थान पे है। 126 नंबर प्रश्न देखिएगा। 126 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण क्षेत्र है तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का वनावरण है। आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को नापा जाता है। देखिए आवृत्ति को नापने के लिए इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि कंपन करने वाले कण द्वारा 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति स्थिर होती है और विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर बदलती नहीं है। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है और मीटर प्रति सेकेंड वेग का, रेडियन समतल कोण का और वॉट शक्ति का मात्रक है। इसीलिए आपका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि हर्ट्ज आपका है ही नहीं। सही कथन चुनिए। इसमें सही कथन आपको चुनना है। तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति का इकाई वॉट होता है। क्या होता है? वॉट। विद्युत मोटर की अगर हम बात करें तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। एमीटर से। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? एक तो इसमें दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। आपका आंसर सभी सही हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य में मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में। निम्न में किसका पीएच मान 7 है? तो देखिए इसमें एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि जल
देखिए शुद्ध जल एवं उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और अम्लीय विलयन का मान 7 से कम या क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है, इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा एक ई हो जाएगा। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। डीएनए का खोज किसने किया था? तो डीएनए का खोज किया था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है, और फ्रेडरिक मीसर ने इसे देखा था। ठीक है, फ्रेडरिक मीसर ने इसे देखा था और उसे न्यूक्लिन कहा था। और 1955 या 56, मेरे को डेट नहीं एग्जैक्ट पता है, उसमें जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसको जो है इसका नामकरण किया, खोज किया था। तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी का फुल फॉर्म है, किसकी निगरानी के लिए होता है? तो ईईजी जो होता है ये मस्तिष्क के निगरानी के लिए होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस करता है। शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित हाइपोथैलेमस करता है। मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में अगर हम बात करें तो लगभग 70% पानी होता है। अब यहाँ से 10 प्रश्न आपका मैथ और रीजनिंग का हम आंसर बता देते हैं। 41 का आंसर ए हो जाएगा, कहिएगा तो इसका हम मैथ का एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, 42 का आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। 43 का ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न का आंसर भी ए हो जाएगा। और 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, 45 का सी हो जाएगा, 46 का बी हो जाएगा, और 47 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, और 49 नंबर प्रश्न का आंसर आपका होगा बी। लास्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और कल से आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट चाहिए एडुटेरिया वाला, या सिर्फ आप लोगों को इम्तिहान का चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसे मैनेज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।